स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है महीने की पहली तारीख यानी कि 1 दिसंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि नीतीश सरकार जो 125 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, अब सरकार और नियम सख्त करने वाली है। दरअसल 125 यूनिट फ्री बिजली देने वाली नीतीश सरकार अब आपके घर की बत्ती गुल करने वाली है। जब बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है, लेकिन अब कंपनी बकायादारों पर सख्त कार्रवाई करने की रणनीति बना रही है। दरअसल बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब बिहार के लाखों उपभोक्ता जिन्हें मौजूदा वित्तीय वर्ष में 125 यूनिट यानी 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है, पहले का बकाया जमा नहीं कर रहे हैं, इस स्थिति को देखते हुए बिजली कंपनी ने बड़े पैमाने पर बकाया वसूली अभियान चलाने का निर्णय लिया है। जब साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने 4 महीने के लिए हर विद्युत स्पर्धाका में 3 अतिरिक्त कर्मी लगाने का फैसला किया है। इस तरह पूरे बिहार में करीब 2500 कर्मियों की सेवाएं ली जाएगी। ये कर्मी 31 मार्च 2026 तक कार्य करेंगे और फिर उन्हें प्रतिमाह 15,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। दोस्तों क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत अब नीतीश की विरासत संभालेंगे? दरअसल नीतीश के भाई ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल बात है कि नालंदा जिला के कल्याण बेगा गांव में उस समय सियासी सुगबुगाहट तेज हो गई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पिता कविराज राम लखन सिंह की 48वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार पहली बार अपने पैतृक गाँव आए थे। लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान सबसे अधिक चर्चा का केंद्र बना नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और उनके राजनीति में आने को लेकर के उठी नई अटकलें। जब गाँव के मुख्य तोरण द्वार पर बड़े अक्षरों में लिखा था कि जनता की आवाज भाई निशांत, ये संदेश न केवल स्वागत का प्रतीक था बल्कि गांव के लोगों की उम्मीदों और फिर एक तरीके की राजनीतिक चाहत को भी दर्शाता है। इसी पंक्ति ने माहौल को और रोचक बना दिया और फिर इस पर मुख्यमंत्री के बड़े भाई सतीश कुमार ने खुल करके अपना पक्ष रखते हुए बड़ा बयान दे डाला। नीतीश कुमार के बड़े भाई सतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि निशांत को अब राजनीति में आना ही चाहिए। उन्होंने बताया है कि निशांत कुमार जब भी चाहे राजनीति में कदम रख सकते हैं और परिवार की ओर से उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि निशांत को किसी विशेष तैयारी की भी ज़रूरत नहीं है, वे चाहे तो मंत्री बने या विधायक, बस सक्रिय राजनीति में प्रवेश कर जाएं। जहाँ उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हम तो चाहते हैं कि वे जल्द से जल्द राजनीति में कदम रखें। दोस्तों बिहार में नई सरकार के गठन होने के बाद अब आज यानी कि 1 दिसंबर से 18वीं बिहार विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू होने वाली है। आज 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक सदन की कार्रवाई चलेगी। इस बीच तेजस्वी यादव ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव सदन में मौजूद रहेंगे आज। वहीं पर करारी हार के बाद पहली बार तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार के सामने होंगे। जब बीते दिन महागठबंधन की हुई बैठक में सभी दलों ने सहमति से तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। वहीं पर अब तेजस्वी यादव ने राजद विधायक को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। जहां जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव ने बोधगया निर्वाचन क्षेत्र 229 से नवनिर्वाचित राजद विधायक कुमार सर्वजित को बिहार विधानसभा में मुख्य विरोधी दल का मुख्य सचेतक नियुक्त किया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने 29 नवंबर 2025 से इस नियुक्ति को प्रभावी करने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में जारी पत्र को संबंधित विभागों और फिर अधिकारियों को सूचना आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। दोस्तों बिहार में जल्द ही नए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जेडीयू के 6 और बीजेपी के 3 नए मंत्री बनाए जाएंगे। दरअसल बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अगले महीने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती है। सूत्रों के अनुसार जेडीयू और बीजेपी दोनों अपने खाली पड़े मंत्री पद भरने की तैयारी कर रहे हैं। इस विस्तार के जरिए सामाजिक और फिर जातीय समीकरण साधने पर खास जोर रहेगा। वर्तमान में नीतीश कुमार कैबिनेट में कुल 9 मंत्री पद खाली हैं। इनमें जेडीयू के 6 पद, बीजेपी के 3 पद शामिल है। वहीं पर सूत्रों के माने तो जेडीयू मंत्रिमंडल में कुशवाहा और फिर अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी के विधायकों को प्रतिनिधित्व दे सकती है। माना जा रहा है कि पार्टी इस विस्तार के जरिए राज्य की जातीय और फिर सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए फैसला लेगी। सूत्रों का कहना है कि पार्टी मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मौका दे सकती है। जब बिहार सरकार में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 36 मंत्री बन सकते हैं।
दोस्तों, बिहार में नई सरकार के गठन के बाद गृह मंत्री सम्राट चौधरी का बुलडोजर एक्शन लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने और फिर शहरों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से सरकार लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। इसी कड़ी में अब पटना में एक बार फिर से अतिक्रमण अभियान शुरू होने जा रहा है। जिला प्रशासन ने 1 दिसंबर से पूरे शहर में अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाने की तैयारी पूरी कर ली है, यानी कि आज से। जब पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागरंजन एसएम ने अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़े अभियान का आदेश जारी किया है। जब प्रशासन के अनुसार ये अभियान मल्टी एजेंसी लाइव के रूप में संचालित होगी, जिसमें नगर निगम, पुलिस, परिवहन विभाग, अंचल अधिकारी सहित कई एजेंसियां शामिल रहेगी। दोस्तों, बिहार में यूपी मॉडल फेल हो गए हैं। जी हाँ, बिहार में यूपी में मॉडल बिल्कुल भी विफल हो गए हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी राज में हत्याएं बढ़ी है। 10 दिन के अंदर मात्र 10 दिन के अंदर 45 लोगों की जान गई है, हत्या हुई है। दरअसल बात है कि बिहार अपराधियों के लिए नहीं है, उन्हें बिहार छोड़ करके जाना होगा। अपराधी या तो जेल में मिलेंगे या फिर जहन्नुम में। ऐसे तमाम दावा करने वाले बिहार के नए नवेले गृह मंत्री सम्राट चौधरी के राज में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। जब गृह मंत्री संभालते ही सम्राट चौधरी ने पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बड़े दावे किए, अधिकारियों को निर्देश दिए, लेकिन उनके राज में अपराधी सरेआम बेखौफ होकर के घूम रहे हैं। सम्राट चौधरी के दावों के अलग राज में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद मात्र 10 दिनों में 45 हत्याएं हुई है। हालांकि ये आंकड़े सरकार की ओर से जारी नहीं किए गए, बल्कि ये आंकड़ा मीडिया में आए रिपोर्ट के आधार पर है। बीते 10 दिनों में पटना, सीवान, गया, कैमूर से लेकर के दरभंगा तक के जघन्य अपराध के मामले सामने आए हैं, जिनमें अलग अलग तरह की घटनाएं हैं। वहीं पर सम्राट चौधरी के पदभार ग्रहण करने के बाद समर्थक यूपी मॉडल जैसे कड़े एक्शन की बात कर रहे हैं। वहीं पर जमीन पर हालात बिल्कुल भी अलग दिख रहे हैं। 20 नवंबर से 29 नवंबर के बीच बिहार में 42 लोगों की जान गई है। कई मामलों में अपराध की क्रूरता ने पूरे प्रदेश को झकझोर करके रख दिया है। दोस्तों, तेजस्वी यादव महागठबंधन के विधायक दल के नेता बनाए गए हैं। दरअसल बात है कि बिहार चुनाव के बाद विपक्षी महागठबंधन ने 29 नवंबर को पहली बैठक की, जिसमें नवनिर्वाचित विधायकों ने तेजस्वी यादव को विधानमंडल में अपने दल का नेता चुना है। जब बिहार विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर यानी कि आज से शुरू होगा, इस दौरान विपक्ष कई मुद्दों पर एनडीए सरकार को घेरने की तैयारी में है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये बैठक पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के एक पोलो रोड स्थित आवास पर हुई। जब चुनाव नतीजे के बाद सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहे तेजस्वी यादव शनिवार को पटना लौटे और बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में महागठबंधन के नेताओं ने विधानसभा के आगामी सत्र की तैयारी और फिर सदन में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की। आरजेडी नेता और फिर बनेर से विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि हम पूरे 5 दिवसीय विधानसभा सत्र के दौरान मौजूद रहेंगे और फिर सदन में हर मुद्दे को उठाएंगे, खास करके सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस बैठक में एक भी कांग्रेस विधायक मौजूद नहीं था, जब सिर्फ एक कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह शामिल हुए। बताया गया है कि बाकी कांग्रेस विधायक पार्टी के बैठक के लिए दिल्ली चले गए थे। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी इतने अधीर थे कि 18 नवंबर को शपथ लेने की तारीख खुद घोषित करते फिरते थे। बताइए, ऐसा कौन करता है? ललन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि अभी कहाँ है, कोई बताने वाला है कि उनका क्या हाल है? इन लोगों के शासनकाल का सोच करके लोगों के रूह कांप जाता है। महिलाओं को चुनाव के बाद 10,000 रुपये देने के मुद्दे पर विपक्ष के हमले पर जवाब देते हुए ललन सिंह ने कहा कि विपक्ष कहाँ है, उनका काम ही है भ्रम फैलाना। उनसे पूछे कि क्या हाल हुआ है, कुल नेतागिरी भुला गया। उन्होंने कहा है कि हमने जो वादा किया है वो पूरा करेंगे। नीतीश कुमार अपने वादे पर भरोसा रखते हैं और उसे निभाते हैं। युवाओं को 1 करोड़ रोजगार और फिर नौकरियां देने के वादे पर ललन सिंह ने दोहराया है कि यह सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार देने का वादा हम पूरा करेंगे, जहाँ ये नीतीश कुमार की यूएसपी है और फिर अगले 5 साल हम इसी एजेंडे पर काम करेंगे। तो फिर मान के चले कि 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देंगे। जब कांग्रेस द्वारा रामलीला मैदान से वोटर लिस्ट पुनरीक्षण और फिर वोट चोरी के मुद्दे पर किए जा रहे विरोध पर भी उन्होंने टिप्पणी की है। ललन सिंह ने कहा है कि वोट चोरी करने के पर कांग्रेस को कौन पूछ रहा है, पहले अपने घर की स्थिति को देख ले। दोस्तों, बिहार चुनाव में महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। जहां करारी हार मिलने के बाद तेजस्वी यादव बहुत ही कम मीडिया के सामने दिख रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव को लेकर के भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने तंज कसा है। जहां बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने समीक्षा बैठक पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि समीक्षा बैठक में तेजस्वी यादव क्यों नहीं आ रहे हैं, ये आप उन्हीं से पूछिए। उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक में गलतियां सामने आएगी, लेकिन बिहार को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर के काम करना चाहिए। मनोज तिवारी ने यह भी कहा है कि विपक्ष की राजनीति से हट करके राज्य के विकास पर फोकस
फोकस करना जरूरी है। वहीं पर लखीसराय में विजय सिन्हा के स्वागत समारोह में हुई हर्ष फायरिंग पर मनोज तिवारी ने कहा कि बिहार में कानून का राज है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयान का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उनका नाम हटाया जा रहा है और फिर आरक्षण समाप्त करने की बात कही गई है। ऐसे लोगों को बिहार में जगह नहीं मिलनी चाहिए। बुलडोजर एक्शन पर मनोज तिवारी ने कहा कि ये कानून का हिस्सा है, जहां अपराध होगा वहां बुलडोजर चलाया जाएगा। दोस्तों, पटना की राजनीतिक फिजाओं में इन दिनों एक पता 39 हार्डिंग रोड ऐसा गूंज रहा है मानो वह महज एक मकान नहीं बल्कि बिहार की सत्ता व्यवस्था का कोई अशुभ नक्षत्र हो। जब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को यह आवास आवंटित होते ही बिहार की सियासत में नए किस्से, नई अफवाहें और फिर नए राजनीतिक चर्चा जन्म लेने लगे हैं। जब कहा जा रहा है कि ये घर ऐसा मनहूस मकान है जहां ठहरने वाले नेता या तो सत्ता के गलियारों से ओझल हो जाते हैं या फिर उनकी सियासी चमक जल्दी ही ठंडी पड़ जाती है। इसकी तह में गहरे उतरे तो बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस तीनों दलों के नेताओं की तकदीरें इस पते से जुड़ करके अजीब मोड़ लेती दिखाई देती है। इस पते पर आरजेडी के भूपेंद्र प्रसाद वर्मा और फिर शमीम अहमद रह चुके हैं, जो कभी सत्ता की चमक के केंद्र थे, पर आगे चल करके उनकी राजनीतिक उपस्थिति फीकी पड़ गई। इसी कड़ी में बीजेपी के चंद्रमोहन राय, विनोद नारायण झा और फिर राम सूरत राय का नाम भी आता है। उम्मीदों से लबरेज इन नेताओं का राजनीतिक रुतबा इस आवाज से जाने के बाद जैसे धुंध में गुम होता चला गया। हद तो यह है कि राम सूरत राय को तो हालिया विधानसभा चुनाव में टिकट तक नसीब नहीं हुआ। जब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और फिर मंत्री रहे मदन मोहन झा भी इस सूची में लिस्ट में शामिल है। इस आवास में प्रवेश के कुछ ही समय बाद महागठबंधन की सरकार गिर गई और उनका मंत्री पद हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष का ओहदा दोनों हाथ से फिसल गए। दोस्तों, बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार ने अलग अलग विभागों में खाली पड़े पदों की लिस्ट जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। खास करके बीपीएससी के चौथे चरण की शिक्षक भर्ती यानी कि ट्राई 4 नोटिफिकेशन को लेकर के लंबे समय से इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए ये एक सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से बिहार में टीजीटी, पीजीटी और फिर पीआरटी शिक्षक पदों पर 26,000 से अधिक वैकेंसी भरने की संभावना है। सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य अगले 5 सालों में बिहार के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने सुनिश्चित किया है कि सभी खाली पोस्टों को समय पर भरा जाए। इसके लिए सभी विभागों में बड़े पैमाने पर समीक्षा और फिर समन्वय प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार ने हर विभाग को निर्देश दिया है कि 31 दिसंबर तक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग को सभी मौजूदा खाली पदों की पूरी डिटेल उपलब्ध कराई जाए। इस प्रक्रिया के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी खाली पड़े पद प्रशासनिक देरी के कारण लंबित न रहे। दोस्तों, बहुभोज में खाना खाने के बाद 300 से ज़्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं, जब फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है। दरअसल मामला पटना के मोकामा का है। यह प्रखंड के औंटा गांव में गुरुवार की रात आयोजित बहुभोज में विषाक्त भोजन करने से बीमार लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शनिवार तक मरीजों की संख्या 300 के पार पहुंच गई। शनिवार को ही लगभग 150 नए मरीज दस्त, उल्टी, पेट दर्द और फिर बदन दर्द की शिकायत के साथ सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती हुए। मामला गंभीर होते ही 36 घंटे बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने औंटा में मेडिकल कैंप लगाया। औंटा और फिर दरियारपुर में अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है। फूड पॉइजनिंग की आशंका को देखते हुए जिला स्वास्थ्य समिति की 4 सदस्यीय टीम ने फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर के नेतृत्व में भोजन के सैंपल ली है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कारण स्पष्ट हो पाएगा। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके से पनीर, रसगुल्ला, काला जामुन, पानी, मसला तेल आदि की नमूना जब्त करते हुए जांच के लिए लैब भेज दिया है। दोस्तों, बिहार सरकार के मंत्री और स्थानीय विधायक लेसी सिंह ने बिना किसी पूर्व सूचना की पूर्णिया के दमदाहा स्थित सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की बदहाली व्यवस्था साफ उजागर हुई, जहां प्रभारी चिकित्सक से लेकर के डॉक्टर और फिर कर्मचारी तक बड़ी संख्या में गायब मिले। निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रभारी मनोज कुमार 3 दिनों से अनुपस्थित पाए गए। यही नहीं, अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन होने के बावजूद भी इंस्टॉल नहीं किया गया था। मौके पर 7 डॉक्टर समेत कुल 12 स्वास्थ्यकर्मी ड्यूटी से नदारद मिले। अव्यवस्था का ये नज़ारा देख करके मंत्री लेसी सिंह गुस्से में दिखाई दी है। जब मौके पर ही मंत्री ने पूर्णिया कमिश्नर को फोन लगा करके मामले की जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि स्वास्थ्य व्यवस्था आम गरीबों का तक निर्बाध रूप से पहुंचे, इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है, लेकिन प्रभारी चिकित्सक और फिर कर्मचारी की लापरवाही से अस्पताल की छवि खराब हो रही है। ऐसा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, बिहार चुनाव में हार के बाद महागठबंधन में ब्लेम गेम शुरू हो गया है। जब बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद से
महागठबंधन के सहयोगी आरजेडी और कांग्रेस के बीच ब्लेम गेम शुरू हो गया है। हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पार्टी नेताओं का एक वर्ग राजद के साथ गठबंधन के बजाय अकेले चुनाव लड़ने के पक्ष में है। जहां कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि हमारे ज्यादातर उम्मीदवारों ने यही भावना जताई है कि अगर हमने राजद के साथ गठबंधन नहीं किया तो फिर हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। भविष्य की रणनीति क्या होनी चाहिए, ये पार्टी आलाकमान को तय करना है। आपको बता दें कि कांग्रेस 61 सीटें लड़कर के सिर्फ 6 सीटें जीतने में सफल हो पाई थी। जहां कदुआ विधानसभा सीट से खुद शकील अहमद को हार का सामना करना पड़ा। जेडीयू के दुलाल चंद गोस्वामी ने उन्हें 18,000 वोटों से हराया, जहां से कांग्रेस हैट्रिक की उम्मीद लगाए बैठे थे। वहीं पर 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में कटिहार से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर की भी हार हुई थी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कई नेताओं का मानना है कि सत्तारूढ़ एनडीए का जंगल राज का नैरेटिव, जो कथित तौर पर आरजेडी के बिहार शासन के दौरान व्याप्त अराजकता को उजागर करने की कोशिश थी, उसका गठबंधन सहयोगियों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा 1990 में मंडल मंथन से लालू यादव की पार्टी आरजेडी उदय माना जाता है, जिससे ऊंची जातियां नाराज हो गई है। जो पहले कांग्रेस के समर्थक माने जाते थे, वह अब भाजपा की ओर चले गए हैं। राजद को पिछले चुनाव में मिली 75 सीटों के मुकाबले इस बार सिर्फ 25 सीटें मिली है। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भेजा गया है, जिसके बाद से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। लेकिन सरकारी आवास छोड़ने के बाद लालू परिवार कहां रहेंगे, इसे लेकर के कयासों का सिलसिला शुरू हो गया है। संभावना जताई जा रही है कि अगर लालू यादव और फिर राबड़ी देवी सरकारी आवास खाली करते हैं तो फिर वे पूरे परिवार के साथ दानापुर के महुआ बाग में शिफ्ट हो सकते हैं। महुआ बाग में उनका अपना खुद का घर बन रहा है। जानकारी के मुताबिक महुआ बाग में लालू परिवार का निजी आवास पिछले करीब 5 सालों से तैयार हो रहा है, जो कि बेहद ही आलीशान है और इसमें तमाम तरीके की फैसिलिटी भी हैं। दरअसल अब इसके इंटीरियर पर काम जारी है, जो जल्द ही पूरा होने की संभावना है। बंगले के बारे में बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद या फिर राबड़ी देवी दोनों में से कोई न कोई खुद हर रोज निर्माण स्थल का निरीक्षण करते हैं। दोस्तों, बिहार में नौकरियों की बहार आने वाली है, क्योंकि 1 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। जी हाँ, बिहार में 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए हैं। ये जानकारी उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने दी है। मंत्री ने विभागीय योजनाओं, औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और फिर MSME प्रोत्साहन योजना की स्थिति की समीक्षा की है। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने अधिकारियों को जमीन अधिग्रहण एवं अवसंरचना विकास की प्रक्रिया को और गति देने का निर्देश दिया है। दोस्तों, 1 दिसंबर से बिहार विधानसभा पेपरलेस होने जा रहे हैं। दरअसल बात है कि बिहार विधानसभा का आगामी सत्र ऐतिहासिक होने जा रहा है। 18वीं विधानसभा का पहला सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा, यानी कि आज से, और फिर इस दौरान सदन पूरी तरीके से डिजिटल हो जाएगा। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन योजना के तहत विधानसभा की कार्यवाही को कागज रहित बनाया जा रहा है। अब विधायक सदन में सवाल पूछने और फिर पूरक प्रश्न पूछने के लिए टैब यानी कि टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कागज का उपयोग लगभग समाप्त हो जाएगा। सभी नए विधायकों को उनकी सीटों पर टैब दिए गए हैं। वे अब अपने प्रश्न और फिर पूरक प्रश्न सीधे टैब पर टाइप करके भेज सकेंगे। यह डिजिटल बदलाव न सिर्फ कार्यवाही को तेज करेगा, बल्कि भारी भरकम कागजात की जरूरत को खत्म करके पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगा। दोस्तों, बिहार सरकार लगातार डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाने में लगी है। इसी प्रयास के तहत अब जमीन से जुड़ी हुई कई सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध है, लेकिन कई बार तकनीकी दिक्कतों या फिर जानकारी अधूरी रहने के कारण आवेदकों को समय पर नक्शा नहीं मिल पाता है। इसलिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक सरल प्रक्रिया यानी कि आसान प्रक्रिया जारी की है, जिसके जरिए लोग आसानी से अपनी आवेदन स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल बात है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शनिवार को एक पोस्ट किया, इसमें बताया गया है कि यदि अपने राजस्व नक्शा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था और फिर अभी तक आपको नक्शा नहीं मिला है, तो फिर आपको बस अपनी कुछ जानकारी विभाग को देना होगा। विभाग ने कहा है कि आवेदक अपनी जानकारी कमेंट बॉक्स या फिर इनबॉक्स मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। इससे अधिकारी आपकी समस्या को जल्दी समझ करके उसका समाधान कर पाएंगे। तो जानकारी देने के लिए आपको पूरा नाम लिखना होगा, मोबाइल नंबर, टोकन संख्या यानी कि आवेदन या फिर आवेदन ID, एप्लीकेशन ID। इन 3 जानकारियों के आधार पर विभाग आपके आवेदन की स्थिति की जाँच करके आपको सही जानकारी देगा। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जो कई दिनों से अपने नक्शे का इंतजार कर रहे हैं। विभाग ने यह भी बताया है कि यदि किसी आवेदक को प्रक्रिया से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या या फिर जानकारी की जरूरत हो तो फिर विभाग के टोल फ्री नंबर 18003456 पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार के 8 जिलों से गुजरने वाले एक्सप्रेस वे का काम कहां तक पहुंचा है?
बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं, तो चलिए इसका जवाब देते हैं। तो आपको बता दो कि बिहार में चुनाव खत्म होते ही एक बार फिर से सड़क और फिर पुलों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। ऐसे में गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में भी तेजी ला दी गई है। ये एक्सप्रेसवे राज्य के 8 जिलों से होकर के गुजरेगा। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक बिहार में पूर्वी चंपारण में महारपुर से ये एक्सप्रेसवे शुरू होगा। जानकारी के मुताबिक पूर्वी चंपारण जिले में जमीन अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया गया है। जिले में लगभग 491 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण किया जाएगा, जिसको लेकर के तेजी से काम किया जा रहा है। साथ ही साथ ये एक्सप्रेसवे करीब 56 गांव से होकर के गुजरेगा और फिर ये 6 लेन वाला होगा। पूर्वी चंपारण के बाद ये शिवहर जिले में प्रवेश करेगा। इसके बनने से बिहार और फिर यूपी के बीच लोगों के लिए आना जाना आसान हो सकेगा। इस एक्सप्रेसवे को लेकर के खास बात ये भी है कि ये एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, यानी कि ये घनी आबादी वाले इलाकों से अलग होगा, जिसके कारण जमीन अधिग्रहण में किसी तरह की परेशानी नहीं हो सकेगी। इसके साथ ही ये एक्सप्रेसवे जिस भी रास्ते से गुजरेगा वहां का विकास संभव हो सकेगा, लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। इसके अलावा उस इलाके की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो सकेगी। दरअसल गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज से होकर के गुजरेगा। इसके बनने से ये सभी 8 जिले आसानी से कनेक्ट हो सकेगी, लोगों को सफर में कम समय लगेगा। इसके अलावा सिलीगुड़ी और फिर गोरखपुर के बीच की दूरी 600 किलोमीटर से कभी कम रह जाएगी। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में खर्च की बात करें तो फिर लगभग 32,000 करोड़ रुपए की लागत राशि से बनने की संभावना है। दोस्तों, बिहार में शीतलहर चलने की संभावना है। जी हां, बिहार में पिछले कई दिनों से सर्द पछुआ हवाओं के कारण तापमान लगातार नीचे लुढ़क रहा है। सूरज ढलते ही कनकनी बढ़ जाती है और फिर सुबह के आगाज घने कोहरे के साथ हो रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अब ठंड और फिर ज्यादा तेज गति से होने वाली है, क्योंकि इस सीजन का पहला शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इसके प्रभाव से बिहार के अधिकांश इलाकों में तापमान एकदम से गिर सकता है और शीतलहर जैसी स्थिति भी बन सकती है। जब बिहार मौसम सेवा केंद्र के अनुसार संभावित पश्चिमी विक्षोभ के असर से 1 दिसंबर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, गोपालगंज और सीवान सहित कई जिलों में तापमान में तेज गिरावट देखने को मिलेगी, यानी कि आज से। जय मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह से बिहार में कड़ाके की ठंड शुरू हो सकती है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री या फिर उससे नीचे पहुंचने की संभावना है। दोस्तों, दुनिया में भारत सुपर पावर बनकर के तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। जी हाँ, दरअसल बात है कि दुनिया में ताकत सिर्फ हथियारों या फिर पैसे से नहीं मापी जाती है। एक देश की छवि, उसकी आर्थिक पकड़, कूटनीति जाल और फिर सेना की ताकत, इन सब का अदृश्य गणित तय करता है कि कौन किस रैंक पर खड़ा होगा। एशिया में हाल ही में हुए एक नए आंकड़े ने सबको हैरान कर दिया है। भारत ने तीसरे नंबर का स्थान हासिल करके शांति और फिर शक्ति की मिसाल कायम की है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये रैंकिंग सिर्फ हथियारों या फिर पैसों की ताकत का नतीजा है या फिर कुछ और भी है? तो आइए समझते हैं। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित लोवी इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स 2025 जारी किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार एशिया के 27 देशों की ताकत को 8 मुख्य आयामों, सैन्य क्षमता, आर्थिक शक्ति, रक्षा नेटवर्क, कूटनीति प्रभाव, सांस्कृतिक पहुंच, लचीलापन और फिर भविष्य की क्षमता के आधार पर मापा गया है। इस बार की लिस्ट में भारत ने तीसरे स्थान पर कब्जा जमाया है, जिससे पूरे एशिया में भू राजनीतिक खेल बदलते नजर आ रहे हैं। भारत की ये छलांग केवल सेना या फिर हथियारों के दम पर नहीं, बल्कि आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और नई टेक्नोलॉजी में निवेश, इन सब का मिला जुला असर भारत को मेजर पावर बनाता है। दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 में करारी हार झेलने के बाद लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी में भीतर घाटियों की लिस्ट बनाई जा रही है। जब प्रमंडलवार बैठकों के दौरान बीते 3 दिनों की समीक्षा में पार्टी को 300 ऐसे भीतर घाटियों के नाम मिले हैं जिन्होंने राजद प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव में काम किया है। राजद में हार की समीक्षा जारी है। अभी अन्य प्रमंडलों की बैठक होना बाकी है। ऐसे में संभावना है कि पार्टी की भीतर घाटियों की लिस्ट लंबी होगी। जब पार्टी नेतृत्व द्वारा जांच करके ऐसे नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। राजद ने पूर्णिया प्रमंडल की समीक्षा बैठक की है। जब पार्टी के हारे और फिर जीते प्रत्याशियों ने प्रदेश नेतृत्व को विस्तृत से रिपोर्ट दी है। मगध और फिर सारण प्रमंडल की तर्ज पर पूर्णिया प्रमंडल के पार्टी प्रत्याशियों ने भीतर घात करने वालों की लिस्ट सौंपी है। 3 दिनों में पार्टी मंडल की समीक्षा बैठक हो चुकी है। दोस्तों, बिहार में एईडीओ भर्ती का रिकॉर्ड
आवेदन मिला है। यहाँ पर 935 पदों के लिए 9,80,000 आवेदन मिले हैं। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि बिहार में शिक्षा विभाग द्वारा पहली बार निकाली गई AEDO यानी कि असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसी ने रिकॉर्ड बना दिया है, जब बिहार में 935 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इस भर्ती में करीब 9,80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बताया जा रहा है कि ये संख्या बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में अब तक की सबसे अधिक आवेदन की संख्या है। जब बिहार सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के वादे के तहत शिक्षा विभाग में नया पद AEDO बनाया है। इससे पहले प्रखंड स्तर पर BEO यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर पर मौजूद था, जिसे अब बदल करके AEDO कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि नया सिस्टम शिक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग को और अधिक मजबूत करेगा। जब BPSC के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने बताया है कि 935 पदों पर 9,80,000 आवेदन मिलने के बाद आयोग परीक्षा के संचालन को लेकर के जल्द बैठक करेगा। जहां परीक्षा का विस्तृत शेड्यूल और फिर प्रक्रिया दिसंबर 2025 में आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। यह परीक्षा जनवरी 2026 में आयोजित होने की योजना है। तो सीमांचल में एक और नई पार्टी की आगाज होने जा रही है। जब सीमांचल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया, इन चारों जिलों को मिलाकर के बनने वाले सीमांचल क्षेत्र में एक नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा की गई है। जब पार्टी का नाम है सीमांचल इंसाफ पार्टी और इनके संस्थापक है अहमद हुसैन, जिन्होंने इसकी जानकारी दी है। अहमद हुसैन के मुताबिक आजादी के 75 साल बाद भी सीमांचल का इलाका राजनीतिक रूप से उपेक्षित रहा है। उनका दावा है कि ये क्षेत्र आज भी सियासी गुलाम बना हुआ है और जहां लोग वोट तो देते हैं लेकिन बदले में काम नहीं मिलता। अहमद हुसैन ने 5 बड़े कारण बताए हैं जिसकी वजह से सीमांचल में एक नई राजनीतिक पार्टी की जरूरत महसूस होती है। सबसे पहला कारण बंधुआ वोट बैंक की मानसिकता। अहमद हुसैन का कहना है कि बड़ी पार्टियां सीमांचल के वोटरों को टेकन फॉर ग्रांटेड मानकर के चलती है। उन्हें लगता है कि भाजपा के डर से मुस्लिम वोट उन्हें मजबूरी में मिल जाता है, भले ही काम किया जाए या नहीं। वो कहते हैं कि जब वोट डर के आधार पर पड़ता है तो फिर नेता विकास के लिए कभी ईमानदारी से काम नहीं करते। इसलिए अब लोगों को यह संदेश देने की जरूरत है कि सीमांचल में वोट डर पर नहीं डेवलपमेंट पर मिलेगा। दूसरा मुद्दा जज्बात बनाम रोजी रोटी। अहमद हुसैन का कहना है कि सीमांचल में हमेशा भावनात्मक मुद्दे पर राजनीति हुई है, कभी CAA, NRC, कभी सुरक्षा, कभी विवादित घटनाएं, लेकिन असली समस्या प्लान है। यहाँ पर फसल सीमांचल में होती है, फैक्ट्रियां पंजाब और बंगाल में लगती है। सीमांचल इंसाफ पार्टी का दावा है कि वे रोजगार और फिर उद्योग पर साफ और ठोस बात करेगी। तीसरा पहलू है बार राजनीति। जहाँ हर साल महानंदा, कनकई और मेची नदी तबाही लाती है लेकिन समाधान कभी नहीं खोज पाया है। अहमद हुसैन कहते हैं कि बार अब राहत बांटने का एक मौसमी त्योहार बन चुका है। सीमांचल इंसाफ पार्टी का मकसद बार को इंजीनियरिंग और फिर पॉलिसी के माध्यम से अस्थायी रूप से हल करना है। चौथा तर्क है AIMIM की सीमाएं। अहमद हुसैन AIMIM की मौजूदगी को स्वीकार करते हैं लेकिन ये भी कहते हैं कि AIMIM सत्ता में भाग नहीं ले पाती है, इसलिए विकास के लिए एक ऐसी पार्टी चाहिए जो सीमांचल को बिहार के अन्य समाजों से जोड़ करके बहुमत की राजनीति कर सके। दोस्तों, कम उम्र में शादी होने से लड़कियों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाता है, कई बार जान तक चली जाती है, उनकी शिक्षा रुक जाती है, वो आर्थिक रूप से कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाती है। यही वजह है गरीबी और अन्याय पीढ़ियों तक चलता रहता है हमारे सीमांचल किशनगंज में। दरअसल हम आज एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रहा है, वह है बाल विवाह। बाल विवाह सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये एक अपराध है। ये एक बच्चे से उसका बचपन, उसकी पढ़ाई, उसके सपने सब कुछ छीन लेता है। कम उम्र में शादी होने से लड़कियों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ता है, कई बार जान तक चली जाती है, उनकी शिक्षा रुक जाती है और वो आर्थिक रूप से कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाती है। यही वजह है कि गरीबी और फिर अन्याय पीढ़ियों तक चलता रहता है। कानून साफ कहता है कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल और लड़कों की 21 साल है, लेकिन कानून से भी ज्यादा जरूरी है हमारी सोच का बदलना। हमें अपने गांव, अपने समाज में जागरूकता फैलानी है। अगर कहीं भी नाबालिगों की शादी की जानकारी मिले तो फिर तुरंत प्रशासन को बताना हमारी जिम्मेदारी है। हर बच्चे का हक है पढ़ाई, खेल, सुरक्षा और फिर एक बेहतर भविष्य। आइए मिलकर के ये संकल्प ले कि हम बाल विवाह को रोकेंगे और बच्चों को उनका बचपन लौटाएंगे। यही असली विकास है, यही असली समाज की तरक्की है।
दोस्तों किशनगंज में शादी का सीजन शुरू हो चुका है और पूरा किशनगंज मानो उत्सव के रंग में रंगा गया है। नवंबर से शुरुआत होते ही बाजारों में रौनक लौट आई है और फिर कपड़ों, जेवरात, मिठाइयों और फिर कैटरिंग वालों तक हर जगह भीड़ बढ़ गई है। हर बाजार, शहर, हाट, दुकान में भीड़ बढ़ गई है। मैरिज हॉल की स्थिति तो ये है कि लगभग 2 महीने पहले ही सारी बुकिंग फुल हो चुकी है। किशनगंज शहर के रेडीमेड कपड़ों की दुकान में भी खरीदारी की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। किशनगंज के दुकानदार बताते हैं कि पहले हर सीजन में 150 से ज्यादा लहंगे और फिर शेरवानी बिक जाती थी, लेकिन इस बार ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज इतना बढ़ गया है कि अभी तक 15 से 20 लहंगे ही बिके हैं। 3000 से 20,000 तक के लहंगे और फिर 4000 से 30,000 तक की शेरवानी उपलब्ध है, लेकिन ग्राहक अब दुकान पर कम और मोबाइल पर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। किशनगंज के लोग कपड़ों और फिर शादी के सामान के लिए सिलीगुड़ी भी जा रहे हैं, जहाँ कई दुकानदारों ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए स्पेशल ऑफर भी शुरू किए हैं। जब वहीं पर जेवरात की दुकानों पर भीड़ बढ़ने लगी है और लोग हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदने को प्राथमिकता दे रहे हैं। जब पश्चिम पाली चौक के 2 बड़े शोरूम में सबसे ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी है। वहाँ पर शादी के लिए शहर के लगभग सभी मैरिज हॉल पहले ही बुक हो चुके हैं, जैसे चाहे दिगंबर जैन भवन हो, तेरापंत भवन हो, लक्ष्मी नारायण मंदिर या फिर ऋषि भवन। समुदाय भवनों की स्थिति भी ऐसे ही है। अशोक सम्राट भवन, रुई धासा, टाउन क्लब, मनोरंजन क्लब और फिर सुभाष पल्ली सामुदायिक भवन सभी 1 महीने पहले फुल हो चुके हैं। जब मांसाहारी भोजन परोसने वाले हॉल की संख्या कम होने से वहां सबसे ज्यादा दबाव बना हुआ है। जब कैटरिंग सर्विस और फिर वीडियोग्राफी की बुकिंग भी तेजी से हो रही है। महंगाई के कारण कैटर्स ने इस बार रेट बढ़ा दिए हैं और उनका कहना है कि सामान महंगा है, रेट तो बढ़ाना ही पड़ेगा। वहाँ पर शादी के दिनों में नकली मिठाई और फिर नकली पनीर की चिंता हमेशा रहती है, इसलिए फूड सेफ्टी ऑफिसर ने बताया है कि जांच अभियान चलाया जाएगा। शिकायत मिलने पर सैंपल लैब भेजे जाएंगे। वहीं पर इसके बीच एक बड़ी चिंता यह भी है कि आज भी ज्यादातर लोग विवाह निबंधन नहीं करवाते हैं। जहां एसडीएम अनिकेत कुमार ने अपील की है कि जैसे बाकी तैयारियां जरूरी है, वैसे ही विवाह का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। जहां पुरोहितों के अनुसार नवंबर में 30 और फिर दिसंबर में 4, 5 और 6 तारीख को शुभ मुहूर्त है। कुल मिलाकर के किशनगंज इस समय पूरे उत्सव में है। बाजारों में चहल पहल है, परिवारों में खुशी और फिर शहर में शादी का मौसम पूरे शबाब पर है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों किशनगंज में कल भयंकर आग लगी घटना सामने आई है। किशनगंज के पोठिया प्रखंड के दामलबाड़ी बाजार में शुक्रवार देर रात लगी आग ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। जहां आधी रात को अचानक उठी आग की लपटों ने देखते ही देखते 2 ज्वेलरी दुकानों को पूरी तरीके से राख में बदल दिया। ये आग आसिक लाल की दुकान से शुरू हुई और थोड़ी ही देर में बगल के आभूषण दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। दोनों दुकानें बंद थी, इसलिए आग का पता काफी देर से पता चल पाया। आग लगते ही बाजार के लोग दौड़ पड़े और तुरंत इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया गया, लेकिन बड़ी लापरवाही ये रही कि फायर ब्रिगेड की टीम को पहुंचने में 30 मिनट से भी ज्यादा समय लग गया। इसी देरी ने आग को और भड़कने का मौका दे दिया। बाजार के लोग खुद बाल्टी, हैंडपंप और फिर पाइप से आग बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन ज्वेलरी की दुकानें होने के कारण अंदर मौजूद प्लाईवुड, फर्नीचर और फिर पैकिंग सामग्री ने आग को और तेज कर दिया। जब पहली फायर ब्रिगेड की गाड़ी छोटी थी और उसमें करीब 400 लीटर ही पानी था। एक ही वाटर गन से आग को काबू पाने करने की कोशिश की गई, लेकिन आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि पानी कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया। जब पानी खत्म होते ही आग पास ही दूसरी दुकान तक फैल गई और देखते ही देखते पूरी दुकान राख में बदल गई। फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी पानी भरने के लिए लौट गई, लेकिन तब तक आग पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। वहीं पर लोग इस दौरान हाथ बांध के खड़े थे, क्योंकि ना तो पानी था और ना कोई दूसरा साधन। बाजार में मौजूद लोग बार बार यही सवाल उठाते रहे कि आखिर ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में फायर ब्रिगेड इतनी देर से क्यों पहुंची। स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर फायर ब्रिगेड की टीम समय पर पहुंचती तो फिर कम से कम एक दुकान को बचाया जा सकता था। वहीं पर कुछ देर बाद किशनगंज से बड़ी फायर ब्रिगेड गाड़ी पहुंची। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत भारतीय संविधान के मूल्यों की। जब संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि ये करोड़ों भारतीयों का सपना है, जो हमें बताता है कि देश कैसे चलेगा और हर नागरिक को कौन कौन से अधिकार मिलेंगे। संविधान हमें समानता सिखाता है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, हर इंसान बराबर है। ये हमें स्वतंत्रता देती है, ये आज़ादी देती है, बोलने की, सोचने की, धर्म चुनने की और फिर अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आज़ादी देती है। संविधान का एक
बड़ा मूल्य है न्याय, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या फिर राजनीतिक। यही संविधान हमें बंधुत्व यानी कि भाईचारा भी सिखाती है। हम अलग अलग धर्म, भाषा और फिर संस्कृति के लोग हैं, लेकिन दिल से हम सब एक हैं। हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, लेकिन इसके साथ साथ कर्तव्य भी दिए हैं। कानून का पालन करना, देश की एकता बनाए रखना, महिला सम्मान और फिर सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देना, ये सब हमारी जिम्मेदारियां हैं। आज जरूरत है हम संविधान को केवल पढ़े नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में उतारें। अगर हम संविधान के मूल्यों को अपनाएं तो न केवल देश आगे बढ़ेगा बल्कि समाज भी मजबूत और सुरक्षित बनेगा। तो आइए संकल्प ले, संविधान हमारा है और फिर इसके मूल्यों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जब कुछ दिन पहले ही संविधान दिवस मनाया गया, जब इसको लेकर के जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रकीब आलम साहब संविधान की मूल्यों पर आधारित कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं, तो आप आगे इनको सुनिए और जानिए हमारे संविधान की मूल्यों के बारे में कि हमें ये जो तोहफा मिला है संविधान के तौर पर, इसको हम कैसे अपने दिनचर्या में शामिल करें।